सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की तैयारी आपको करा रहा हूं और इसमें मैं पूरा आपको कंप्लीट आपका सिलेबस करा चुका हूं। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, सिलेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। हर एक चैप्टर में किस कॉन्सेप्ट पे किस तरीके के कितने प्रश्न बन सकते हैं और कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने करा दी हैं। और साथ ही राजन सीरीज हमने शुरू किया था। राजन सीरीज में मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, बहुविकल्पी के 3 पार्ट में अतिलघुत्री पढ़ाया है। तो 6 वीडियो ये, और इससे पहले एक वीडियो लघुत्री हमने स्टार्ट किया था और लघुत्री प्रश्नों को अब हम देख रहे हैं। तो ये लघुत्री का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको 10 प्रश्न पढ़ाए थे। अब देखिए, इस तरीके से 7 वीडियो जो है वह केवल राजन सीरीज की बन चुकी हैं। अब ये जो 8वीं वीडियो है आपकी राजन सीरीज की, लघुत्री प्रश्नों के पार्ट 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के मैथ्स के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे, मैथ विषय लिखा है उसके सामने जो लिंक दिया गया है वहां पे आप क्लिक कर लोगे तो वहां पे आपके गणित की सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है, तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। देखिए, प्रश्न संख्या 11 जो है वह सेम बिल्कुल वही प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 6 था। तो वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट करके इन्होंने प्रिंट कर दिया है। प्रश्न संख्या 6 मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, तो वही प्रश्न संख्या है, वही सारा न्यूमेरिकल भी है, सारी चीजें वही है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 12। देखिए, 3/4 के घाते ऋण 2, 3/4 के घात में है ऋण 2 और भाग हो रहा है 2/3 से ऋण 4। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए, इसको चाहे तो हम लोग कितना लिख सकते हैं। देखिए, 3/4 और घात में है ऋण 2 और भाग हो रहा है 2/3 के ऋण 4 से। अब देखिए, इसको कितना लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है 1 के बटे में 3/4 के घात में 2। देखिए, घात जो हो जाती है वह अगर 1 के बटे में ले आए तो धन हो जाती है, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। तो ये भी इसी तरीके से कर लेंगे, 1 के बटे में 2/3 के घात में 4। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसको अंश और हर को अलग कर लीजिए यहाँ पे। तो 1 के बटे में हो जाएगा 3 के घाते 2 और 4 के घाते 2, क्योंकि पूरे के घात में है। और इसी तरीके से इधर भी कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 भाग का चिन्ह, फिर 2 के घात में 4 और बटे 3 के घात में 4। फिर इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो ये देखिए, जो हर का गुणा है वह अंश में होता है। तो हर का गुणा अंश में होगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, फिर भागा 3 के घाते 4 और बटे 2 के घाते 4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ये। इसके बाद जब इसे लिखेंगे तो 4 के घाते 2 यानी कि 16 और 3 के घाते 2 यानी कि 9 भागा 3 के घाते 4, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, त्रिक 81 और बटे में 2 के घात में 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, अब देखिए 16/9 भागा 18/16। अब इसे चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, भाग के चिन्ह को गुणे में परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग, बस जो बाद में जो भिन्न होता है वह पलट जाता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 16/81 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए सिंपली गुणा हो जाएगा, 16 का 16 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 256 और 9 का गुणा 81 में होगा तो 9 के 9 और 9 8 72, तो ये कितना आ जाएगा 256/729। यह आपका उत्तर हो जाएगा। इसको सरल करने के बाद 256/729 मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, 2 के घात में है 5 और उसमें गुणा हो रहा है 16 और घात में है ऋण 2, फिर भाग हो रहा है 2 के घाते ऋण 3। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 के घात में है 5 गुणे
अब 16 देखिए हर एक जो आपको दिख रहा है वह 2 की घात के रूप में दिख रहा है, तो इसको भी 2 के घात में लिख लीजिए। 2 के घात में 16 को लिखेंगे, 2 के घात में 4 और इसके घात में है ऋण 2 भागा 2 के घाते ऋण 3। अब ये हो जाएगा देखिए 2 के घात में 5 गुणे, अब जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 2 के घात में जो 4 है और उसके घात में जो ऋण 2 है, 4 का गुणा ऋण 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2 के घात में ऋण 8, फिर भागा 2 के घाते ऋण 3। अब देखिए 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते ऋण 8 और ये भाग हो रहा है। तो अब इसके बाद देखिए भाग से पहले इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते ऋण 3 को 1/2 के घाते 3 लिखा जा सकता है। अब इसके बाद 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते ऋण 8। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर ये जो भाग वाला चिन्ह है इसको हम लोग गुणे में बदलते हैं तो जो अंश हर होते हैं वह आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि 2 के घाते 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, तो 1 में लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा देखिए अब 2 के घात में 5 गुणे 2 के घात ऋण 8 गुणे 2 के घाते 3। तो अब क्या होगा, सभी जो है आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 5 धन ऋण 8 धन 3 यही हो जाएगा 2 के घात में, और ये बराबर हो जाएगा 2 के घाते 0 के, यानी कि किसी भी संख्या के घात में 0 उसका मान जो होगा वह 1 आएगा। तो इस तरीके से इसको आसानी से हल कर सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14, 2 के घाते 5 भागा 2 के घाते 8 और पूरे के घात में है 5, फिर भाग है 2 के घाते 5। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब 2 के घाते 5 भागा 2 के घाते 8 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 के घात में 5 और फिर बटे में 2 के घात में 8 और पूरे के पावर है 5, फिर भाग है 2 के घाते 5 से। तो अब देखिए इसको जब हमने इतना लिख दिया 2 के घाते 5 भागा 2 के घाते 8, तो इसे देखिए सॉल्व करेंगे। अब ये 2 के घाते 8 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणे में 2 के घाते ऋण 8, यानी कि घाते जुड़ेंगी तो ये हो जाएगा 2 के घाते ऋण 3। तो इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 के घाते ऋण 3 और घात पे आ जाएगा 5, फिर गुणे 2 के घाते ऋण 5। ठीक, ये आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ऋण 3 का गुणा घात में होगा तो हो जाएगा 2 के घाते ऋण 15 और 2 के घाते ऋण 5। अब घाते जुड़ जाएंगी, ऋण 15 ऋण 5 जुड़ेगा तो 2 के घाते ऋण 20 हो जाएगा। तो अब इसको लिखा जा सकता है 2 के घाते ऋण 20 को कितना लिखा जा सकता है, 1/2 के घाते 20। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 15 है 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 400 देखिए मूलधन है, 10% ब्याज है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको पता है फॉर्मूला, चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है मूलधन ब्रैकेट 1 धन दर बटे 100 और पावर में होता है समय। अब देखिए दिया है यहाँ पे मूलधन 4, ब्याज 10%, समय 2 वर्ष। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 400 और ब्रैकेट में 1 धन दर की जगह 10 और पूरे के घात में हो जाएगा 2। अब देखिए 10 से काटिए 100 को, 1 शून्य कट जाएगा तो 1/10 बचेगा। अब हर समान करेंगे तो 11/10 आ जाएगा और घात में तो 2 है ही। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे देखिए 11/10 का 2 बार गुणा होगा, ये घात यहाँ नहीं रहेगी तो 400, एक देखिए 0 0 कट जाएगा और 11 करेंगे हम 121 हो जाएगा और 4 का गुणा होगा उसमें तो आ जाएगा 484। ये आ गया आपका मिश्र धन, और इसमें से जब आप मूलधन घटा लेंगे तो जो बचेगा 84 रुपए, वह क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वह 84 रुपए हो जाएगा, यानी कि 400 रुपए 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 84 रुपए होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न का हल बहुत ही आसान है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है 2 के घाते 5 गुणे 16 के घाते ऋण 2 भागा 2 के घाते ऋण 3 को सरल कीजिए। तो देखिए 2 के घाते 5 गुणे 16 को देखिए कितना लिखा जा सकता है, 2 के घाते 4
के घाते ऋण 2 भागा 2 के घाते ऋण 3। देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने देखा ही अभी, इसको हमने हल किया था। मान कितना आया है 1, 2 के घाते 0 बचेगा और मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक प्रश्न बहुत रिपीट किए हैं इन्होंने। देखिए अगला प्रश्न भी जो है वह हमने पिछले क्लास में हल किया था, ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था, इसको हमने हल किया था। अब देखिए यहाँ पे 7.5 दिया है, पिछले क्लास में इन्होंने प्रिंट कितना किया था 7.7, और उत्तर ये गलत लेके आए थे। 7.5 पे इन्होंने कैलकुलेट किया था। 7.5 पे देखिए कैलकुलेट करेंगे तो 3080 ईंटें आएंगी। ठीक है, और इन्होंने 7.7 पे भी 3080 ईंटें लाई हैं। ठीक है, वहां मैंने करेक्शन कराया था। अब ये सेम क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 7 आप मिला लीजिएगा, जब बल्कि वहां पे इन्होंने 7.7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है, मिश्र धन ए बराबर होता है पी मूलधन और ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 और घात में हो जाता है, टोटल पावर में हो जाता है समय। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करिए। मिश्र धन बराबर हो जाएगा 5000 गुणे एक धन 10 है रेट और बटे 100 और समय है 3 वर्ष का, तो घात में 3 आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10। एक धन 1/10 ब्रैकेट में हो जाएगा और घात में है 3। अब देखिए हर समान करेंगे तो ये आ जाएगा 10 धन 1 यानी कि 11/10 के घाते 3। 5000 गुणे 11/10 के घाते 3। अब देखिए 11/10 के घाते 3 का मतलब है 11/10 का 3 बार गुणा। तो देखिए 0 से 0 काटिए, 3 शून्य यहाँ है, 3 शून्य नीचे कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा बराबर 5 गुणे 11 ये हो जाएगा 121, फिर गुणे 11 कर लीजिए। 11 का क्यूब क्या होता है 1331 और इसमें गुणा कर दीजिए 5 का, और 5 का गुणा करने का सबसे सटीक जो तंत्र होता है वह आप 10/2 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा करने के लिए इसके सामने आप सीधे 0 बढ़ा दीजिए और फिर 2 से भाग दे दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, या सीधे 5 से गुणा करना भी आसान होता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 के नम 5, 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 के और 1 16 और हासिल लगा 1 और 5 के नम 5 और 1 6, तो ये कितना हो गया 6655। ये आ गया मिश्र धन। ठीक है, ये आ गया मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो बचेगा क्या ब्याज, तो यही हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। 6655 में से 5000 घटा देंगे तो बचेगा कितना 1655, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1655 रुपए 3 वर्ष का 5000 रुपए का। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 है। 12y² - y - 1 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वह होती है ax² लिखिए या ay², यहाँ पे क्योंकि y के फॉर्म में है चीजें, और फिर by + c यही होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू देखिए कितनी है 12 है, कंपैरिजन करिए। y² का गुणांक कितना है 12 है, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, y का गुणांक जो है वह -1 है, यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी यहाँ पे मैं y की वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए b की वैल्यू कितनी हो गई -1 और c की वैल्यू कितनी हो गई -1। अब हम लोग देखिए क्या चीज देखते हैं, a × c की वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो 12 का गुणा -1 में होगा तो जगह -12, और b की वैल्यू को हम लोग तोड़ते हैं ऐसे कि a और c b के वैल्यू में को हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं, इस तरीके से कि गुणा करने पे -12 है, जोड़ने पे -1। तो इसको लिखा जा सकता है -4 धन 3। तो ये कितना आ जाएगा -4 गुणे 3, ये हो जाएगा -12, और -4 धन 3 जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहीं से इसी तरीके से इसको विच्छेदित करेंगे। यहाँ से देखिए 12y² को
इसके बाद माइनस वाई को कितना लिख सकते हैं, -4y और +3y लिखा जा सकता है, ठीक है, और -1, ठीक है। बस हमने क्या किया है, -y को क्या लिख दिया है, -4y और +3y, यहां से ये निकाल के, ठीक। अब यहां से देखिए आप क्या कॉमन ले लेंगे, 4y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3y -1 और फिर +1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 3y -1। अब देखिए 3y -1 यहाँ भी है तो कॉमन आ जाएगा 3y -1 और बच क्या जाएगा 4y +1। तो यही देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 3y -1 और दूसरे ब्रैकेट में 4y +1, ठीक। इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 20 है। 5000 के कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज का दर प्रतिशत कितना होगा। साधारण ब्याज जो है वह 640 रुपए दे रहा है रामू 2 वर्ष का, और 5000 उसने कर्ज लिया था, तो साधारण ब्याज का प्रतिशत पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है, बहुत ही साधारण सा इस तरीके से सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। तो ये हो गया PRT/100। P मूलधन है, R दर है और समय T है। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज जो है वह आपको दे दिया गया 640 है, और बराबर जो मूलधन है वह 5000 रुपए है, दर जो है वह आपको निकालना है R इंटू T, समय है 2 वर्ष और बटे में है 100। देखिए 2 शून्य काट दीजिए और ये हो जाएगा 640 और 100 R। तो R बराबर क्या हो जाएगा 640 बटे 100, 100 से भाग जाएगा तो यह आ जाएगा 6.4%, ठीक है। यानी कि वार्षिक जो देय दर होगी वह 6.4% की होगी, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 21 है। क्या 243 एक पूर्ण घन है। तो यह चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 243 में भाग देंगे। तो 243 में देखिए 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 से देंगे तो ये 8 और 1, फिर 3 से देंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 और 7 27, फिर 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 और फिर 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 1। यानी कि ये 5 बार अगर 3 का गुणा करेंगे हम लोग तो ये आएगा 243 और 5 बार। और पूर्ण घन होने के लिए इसमें पेयर बनना चाहिए 3 का, तभी जो संख्या है वह पूर्ण घन होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 का एक पेयर तो बन गया, लेकिन दूसरा पेयर नहीं बन पा रहा है, संख्याएं शेष रह जा रही हैं, एक संख्या कम पड़ रही है। तो अगर पूरा पेयर बनता है तभी जो होती है वह पूर्ण घन संख्या होती है, ठीक है। मान लेते हैं यहीं पे एक 3 और होता, ठीक है, इसके तो ये पूर्ण घन संख्या होती। मतलब 243 में अगर 3 का गुणा कर दीजिए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। देखिए लिखा है यहाँ पे 3 का त्रिक बनने पर 3 गुणे 3 शेष रह जाता है, अर्थात 243 जो है वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22, 729 एक पूर्ण घन संख्या है। तो बिल्कुल है, क्योंकि 243 में 3 का गुणा अगर हम लोग और करते हैं तो हमें 729 ही मिलता है, और यहाँ पे 729 का आप निकालेंगे, इसको इस तरीके से गुणांक के रूप में लिखेंगे, गुणे के रूप में, तो 6 बार 3 का गुणा करने पे हमें 729 मिलता है। और 3 के 2 पेयर देखिए यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे 3 का 2 बार त्रिक बन रहा है, अतः 729 एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन मतलब कि ऐसी संख्या है जिसका क्यूब रूट निकलता हो। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है। 1/8 गुणे 3 के घाते ऋण 3 को सरल कीजिए। देखिए 1/8 गुणे में है 3 के घाते ऋण 3, तो देखिए 1/8 और इसे कितना लिख सकते हैं, 3 के घाते ऋण 3 है तो बटे में 3 के घाते 3 लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/8 को 2 के घाते 3 लिख देंगे और इधर गुणा हो जाएगा, हर का गुणा हर में कर लीजिए तो ये हो जाएगा
3 के घाते 3 और अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसके बाद देखिए घातें समान हैं तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 गुणे 3 और घात में आ जाएगा 3, तो ये 1/6 के घाते 3 जो है वह उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 है, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। एक घनाकार, घनाकार मतलब कि घन के आकार का, क्यूब के आकार का एक टुकड़ा है, मतलब कि एक क्यूब ही आप समझ लीजिए है, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कितने पृष्ठ होते हैं एक घन में। एक लूडो की गिट्टी का आपने देखा है, उसमें कितने फलक होते हैं, उसमें 6 फलक होते हैं, 1 2 3 ये 4, ये सामने वाला 5 और नीचे वाला 6। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे 6 फलक होते हैं और इन्हीं 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। और एक फलक का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो देखिए ए और ए यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सभी फलकों का जो क्षेत्रफल हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ जो हो जाता है किसी भी घन का, वह आपको कितना पता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर का मान दिया गया है 216, 6 गुणे भुजा स्क्वायर का मान दिया गया है 216, तो भुजा स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 216/6, 6 से काटिए, 6 त्रिक 18 और बचा 36, 6 चौक 36, यानी कि भुजा का स्क्वायर कितना आ गया 36, यानी कि भुजा कितना आ जाएगा, √36 का मान कितना होता है 6, तो भुजा जो आ जाएगा वह 6 आ जाएगा। और यहाँ पे आयतन पूछ रहा है, आयतन, आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और यह फलक जो है वह 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आप ध्यान रखिएगा। फलक का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और जो आयतन आता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है, यही अंतर है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 25, आयतन की परिभाषा दीजिए तथा इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो आयतन देखिए, आयतन का आशय क्षमता से है, अर्थात किसी वस्तु की जितनी क्षमता होती है यह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अन्य शब्दों में किसी ठोस वस्तु द्वारा वायुमंडल में जितना स्थान घेरा जाता है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसी तरह किसी खोखली वस्तु में जितना द्रव्य भरा जा सकता है वह द्रव्य का आयतन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आयतन समझ पा रहे हैं, एक स्पेस में जो वायुमंडल है उसमें कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है वही उसका आयतन होता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए आयतन की इकाइयां, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, 1000 मिलीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, और 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। और साथ ही देखिए 1000 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 डेकामीटर क्यूब, 1000 डेकामीटर क्यूब बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर क्यूब, और 1000 हेक्टोमीटर क्यूब बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर क्यूब, और 10 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलोमीटर क्यूब। द्रव्य का आयतन लीटर में नापा जाता है और 1 लीटर बराबर हो जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, और 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, और 100 लीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर, ठीक। तो इस तरीके से ये यूनिट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब उदाहरण में देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स उदाहरण ले लिया है, जब आप परिभाषित कर लीजिएगा तो परीक्षा में काफी आसान उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक आप मान लेते हैं, एक घनाभ आप ले लोगे, एक घनाभ है जिसकी भुजाएं आप ले लेंगे कोई भी,
एक घनाभ है जिसकी भुजा 2 मीटर, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई आधा मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर आयतन आप निकालने जाओगे तो आयतन का फॉर्मूला लगा दोगे घनाभ के, 2 गुणे 1 गुणे आधा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई घनाभ जो है वह 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आधा मीटर ऊंचा है, तो उसके द्वारा कितना जगह घेरा जाता है, 1 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आसानी से आप एग्जाम्पल के माध्यम से आयतन को परिभाषित कर सकते हैं। या फिर अगर द्रव्यमान के इसमें आपको दिखाना है आयतन कितना होता है, कि एक जैसे क्षमता अगर आपको दिखानी हो, कैपेसिटी, तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप बोल सकते हैं कि एक टंकी बनाई गई है, एक घन के आकार की, घनाकार की टंकी बनाई गई है जिसकी एक भुजा 1 मीटर की है, तो उस टंकी में कितना पानी आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। ऐसा भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आप पता लगा लोगे कि उस घनाकार का आयतन कितना है, आयतन आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में आप निकालोगे तो 1000 लीटर पानी आएगा। और वहां पे यूज क्या होगा, वहां पे 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, जब आप 1 मीटर क्यूब में निकालोगे तो 1 मीटर क्यूब को आप लिख सकते हो 1 इंटू 100 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 10 लाख। देखिए 6 जीरो आएगा तो ये हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें अगर हम लोग 1000 से भाग दे दें, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 लीटर। यह लीटर में बदल जाएगा, तो 1000 लीटर। तो कितना आएगा यह, 1000 लीटर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से आप आयतन को समझा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न जितने भी यहाँ पे मैंने आपको कराए यह समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि प्रश्न जो हैं वह आपको सभी समझ में आ रहे होंगे और अच्छे ढंग से आप अब अपने लघुत्तरीय प्रश्नों को अब आप लोग हल कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक क्लास पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, और सभी पार्ट में आपको बने रहना है, अगला पार्ट भी देखना है। और यहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी आपके सवाल और सुझाव हैं जरूर कमेंट करके बताया करिए, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। और इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी अगर बेहतरीन ढंग से करना है तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को, जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, या लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड करिए। और अपने 3rd सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करने के लिए उसमें 3rd सेमेस्टर कोर्स में इनरोल करिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अतिलघुत्तरी में अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सभी को हम लोग करने वाले हैं। सभी पार्ट में आप लोग बने रहिएगा। इस क्लास में बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।